नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे लीवोफ्लॉक्सासिन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी जानकारी के बारे में कि ये किस तरीके से उपयोग में ली जाती है और इस दवाई के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई उपयोग में नहीं लेनी है। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले जानते हैं लीवोफ्लॉक्सासिन दवाई के उपयोगों के बारे में। देखिए दोस्तों, इस दवाई का सबसे बड़ा उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। दोस्तों, जब भी सांस की नलियों में इन्फेक्शन हो जाता है या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन होते हैं उन कंडीशंस में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्किन पे यदि कोई इन्फेक्शन है तो भी लीवोफ्लॉक्सासिन दवाई का उपयोग किया जाता है। और जो स्किन पे जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया, तरह तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस एयूरियस, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनाई और फीकेलिस, और जो फ्लू वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से यदि इन्फेक्शन है तो दोस्तों इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि किसी को एंथ्रेक्स हुआ है तो भी एक्सपोजर के बाद में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी लीवोफ्लॉक्सासिन दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्थेल्मिक यूज़ भी किया जाता है, कंजक्टिवाइटिस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोरोनियल अल्सरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब कि जो आई ड्रॉप्स जो आती हैं उनका यूज़ करके आइज़ में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो दवाई होती है वो एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है और एंटी बैक्टीरियल दवाई का मतलब ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये दवाई काम करेगी। बॉडी में यदि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है तो ये दवाई परफेक्टली काम करेगी। और दोस्तों, यदि बात करें क्लास की तो ये फ्लोरोक्विनोलोन्स होती हैं और लीवोफ्लॉक्सासिन, जैसा कि मैंने पहले बताया, एंटी बैक्टीरियल दवाई होती है और इसमें भी बैक्टीरियल सिडल दवाई होती है, जिसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से ये दवाई ख़त्म करती है। दोस्तों, ये जो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी दवाई के बारे में अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना। दोस्तों, अब हमें ये समझना होगा कि ये किस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म करती है। और दोस्तों, ये क्या करती है, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके सिंथेसिस को ये दवाई रोक देती है। दोस्तों, डिटेल में अगर बात करें तो ये डीएनए जाइरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों वो डैमेज होने लग जाता है। और जो क्या होता है, जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से क्या होता है, उसमें गुच्छे बनने लग जाते हैं और उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, जो डीएनए होता है वो जो सर्वाइवल के लिए, बेसिक फंक्शन के लिए या फिर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए बैक्टीरिया को बचाता है। और दोस्तों, बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो यदि पहले किसी को एलर्जी है फ्लोरोक्विनोलोन से या फिर लीवोफ्लॉक्सासिन से तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चों में इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता, बहुत ही रेयरली किया जाता है, क्योंकि बच्चों में हो सकता है लिगामेंट्स जो होते हैं दोस्तों, कार्टिलेज जो होती है वो डैमेज हो जाती है इन दवाइयों की वजह से, तो इसलिए इस दवा का उपयोग बच्चों में बहुत ही रेयरली किया जाता है। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस दवाई को लेने के बाद में सीजर्स हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। इसके अलावा नींद में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, रिदमिया किसी में देखने को मिल सकता है, या फिर सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो कि पेट की एक बीमारी होती है वो भी हो सकता है। पेट में दर्द हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया भी किसी किसी पेशेंट में देखने को हो सकता है। इसके अलावा फोटोसेंसिटिविटी, रैशेज़ देखने को मिल सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है, या कार्टिलेज जो है उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों, इस दवाई के बारे में एक बात और भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो एब्जॉर्प्शन है पेट में, वो यदि एसिडिटी वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो उससे कम हो सकता है। इसके अलावा यदि कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो इसका असर कम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दर्द की दवाइयों के साथ में इसका जो उपयोग है वो सावधानी के साथ करें, और इसका जो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में जो अब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप ये दवाई ले रहे हैं तो।
आइए दोस्तों जानते हैं इसकी डोज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, इसकी एडल्ट्स में अगर बात करें ओरली और आईवी, तो 250 से 750 mg पर डे की इसकी जो डोज़ है वो रहती है। इसके अलावा एंथ्रेक्स में अगर बात करें तो 500 mg पर डे और 60 दिन तक इसकी जो डोज़ है वो रहती है। एंथ्रेक्स के मामले में अगर सिर्फ और सिर्फ एंथ्रेक्स में बात कर रहे हैं, बाकी यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें 7 डेज़ का कोर्स रहता है या फिर 10 डेज़ का कोर्स रहता है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन की बात करें तो 1 से 2 बार हर 2-3 घंटे में इसकी जो आई ड्रॉप्स हैं वो डाल सकते हैं 8 दिन तक। और दोस्तों यदि रीनल इम्पेयरमेंट है, यदि किसी की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो इसकी जो डोज़ है वो थोड़ी घटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये दवाई किडनी में ही मेटाबोलाइज होती है, तो हो सकता है किडनी पर असर डाले। तो इसकी जो डोज़ एडजस्टमेंट है वो रीनल डिजीज़ में ही की जाती है। और दोस्तों बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की तो 250 mg, 500 mg, 750 mg और ओरल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं 25 mg पर ml के। इसके अलावा इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं 25 mg पर ml के, और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं मार्केट में 0.5%, 1.5%। दोस्तों इसको लेने के बाद में कुछ चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है कि कोई बदलाव तो नहीं देखने को मिल रहा है, या फिर जो नॉर्मल ब्लड काउंट है वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टेंडन्स में पेन तो नहीं है, जो कार्टिलेज होती हैं, जो हड्डी के आसपास की, जो जॉइंट्स के आसपास की जो कार्टिलेज होती है उसमें कोई दर्द तो नहीं है। दवाई को खाना खाने के 2 घंटे बाद में लें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा। यदि आपने कैल्शियम सप्लीमेंट लिया है, आयरन लिया है, जिंक सप्लीमेंट लिया है तो 2 घंटे का गैप देना बहुत ज़रूरी है इस दवाई को लेने के बाद में। और इस दवाई को लेने के बाद में यदि ज़्यादा दिन तक इसकी जो डोज़ है और आप सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो सन स्क्रीन भी लगा सकते हैं रैशेज़ रोकने के लिए। तो दोस्तों ये था लेवोफ्लॉक्सासिन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।